हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट का अलग टॉपिक। सो सब्जेक्ट नेम इज़ लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन एंड आज का जो टॉपिक हमने करना है उसका नाम है क्रिएटिंग डिजिटल रेडी कल्चर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट मूविंग विद आवर लेक्चर। तो आप देखोगे कि आपको क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको टीचर बताएंगे आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका एजेंडा क्या होगा। सो इन एजेंडा दे विल फर्स्टली डिस्कस द लर्निंग आउटकम्स, रीकैप करेंगे प्रीवियस टॉपिक का, डिजिटल रेडी कल्चर्स डिस्कस करेंगे, लीडिंग डिजिटल कल्चर्स ये टॉपिक डिस्कस होगा। फिर एक एक्टिविटी होगी क्लास के अंदर डिस्कस, लीन एंड एजाइल। फिर उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 रिव्यू ऑफ द अप्लाई एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी होगी इसको अप्लाई करेंगे और रिव्यू करेंगे। एंड लास्ट के अंदर रीकैप, क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस एंड फाइनली द नेक्स्ट स्टेप्स। तो इस स्लाइड को हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले बात आएगी लर्निंग आउटकम्स की। तो लर्निंग आउटकम्स के अंदर आप देख सकते हो क्रिटिकली असेसेस द नीड फॉर फॉस्टरिंग अ न्यू डिजिटल कल्चर टू सपोर्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन एक्स, उसने कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए उनको एक चाहिए डिजिटल कल्चर। तो डिजिटल कल्चर बनाना है उन्होंने, नया और एक डिजिटल कल्चर क्रिएट करना है। किसके लिए? टू सपोर्ट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स इन फॉस्टरिंग अ डिजिटल कल्चर। तो दो तरह के इसके अंदर लीडर्स होंगे, एक फॉर्मल होंगे एंड एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ लीडर्स होंगे। तो दोनों को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टू हेल्प क्रिएट अ डिजिटल कल्चर विद अ फोकस ऑन लीन एंड अजाइल मेथड। अब लीन एंड अजाइल मेथड, दीज टू आर वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। तो इन मेथड्स को यूज करके वो क्या करना चाहते हैं, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स को यूज करेंगे डिजिटल कल्चर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप जब इस प्रेजेंटेशन को पूरी देख लेंगे इसके बाद आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो क्विकली वी विल मूव टू द टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखोगे रीकैप ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, ये हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं बिकॉज हम रैंडमली टॉपिक्स उठा रहे हैं एंड इसके बाद यहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले बात होती है डिजिटल रेडी कल्चर। तो जैसे हम बताते हैं, जैसे आप रीड कर सकते हो, सो जो डिजिटल रेडी कल्चर है उस कल्चर को सेटअप करने के लिए लीडर्स को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे कॉमन है वो सारी इसके अंदर हॉफस्टीड कल्चरल डायमेंशनल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूडेड है। तो देखते हैं हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है। तो द सम ऑफ इट्स शेयर्ड वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड अनरिटन रूल्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा। तो जनरली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, लिखा तो बहुत कुछ होता है पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं भी रिटर्न नहीं होती। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटर्न नहीं होती, कहीं भी सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं होगी। ये सिर्फ लोगों के अंदर, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के अंदर ही आप जान सकते हैं। तो क्या चीज़ें? शेयर्ड वैल्यूज़, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। बिहेवियर्स, कुछ लोगों का बिहेवियर कैसे है, किसी बॉस का बिहेवियर कैसे है, किसी लीडर का, किसी मैनेजर का, किसी सुपरवाइजर का बिहेवियर कैसे है। एंड थर्डली अनरिटन रूल्स, कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जैसे हमने बोल दिया कि कहीं आपने कुछ टाइम स्पेयर करके कहीं चले गए हो विदाउट किसी को बताया, अपने मैनेजर को, सुपरवाइजर को बताया, क्या वो जा सकते हो? क्या इतनी फ्रीडम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? या फिर अगर आपने कुछ अपने व्यूज़ बताने हैं तो कुछ व्यूज़ आप अपने एक्सप्रेस करना चाहते हो और वो व्यूज़ आप एक्सप्रेस कर सकते हो, येस और नो, या फिर आपको सिर्फ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग स्टिक करके वहीं पे सीरियसली रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करती हैं। दीज इनटेंजिबल एलिमेंट्स गाइड हाउ एम्प्लॉयज़ थिंक, फील एंड एक्ट। तो एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे मेन कंसंट्रेशन है। एम्प्लॉयज़ कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर निर्भर हैं। In this way, an organization's culture influences every decision and action made within it. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिसीजन हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती हैं। और ये सब कहाँ से पता लगती है हमें? हॉफस्टीड्स कल्चरल डायमेंशन फ्रेमवर्क। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉफस्टीड का जो कल्चरल डायमेंशन है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबको बार बार। सबसे पहले आता है हमारे पास PDI। सो PDI की फुल फॉर्म होती है पावर, डिस्टेंस,
इंडेक्स। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो सेगमेंट है, यहाँ पे 0 वैल्यू बता दी, यहाँ पे 100 वैल्यू बता दी। ऑल्दो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट मीनिंग नहीं है। 0 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल बेकार है, वहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है, बस ये सिर्फ वैल्यू मेजर करने के लिए। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा, पावर डिस्टेंस इंडेक्स की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब पावर डिस्टेंस इंडेक्स होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर किसी बंदे के पास पावर है, अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग उसको सलाम करते हैं, डायरेक्टली बोले तो। सो पावर डिस्टेंस इंडेक्स जो है वो ये बताएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ओहदे हैं वो कितने मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी यहाँ पे मान लूँ बी, एक बिजनेस कंपनी है बी, इसके अंदर मैं बोलूँगा कि रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी भी जॉब के जो रैंक्स हैं वो बहुत वैल्यू करते हैं। अगर रैंक बहुत अच्छा है तो वहाँ पे सम्मान मिलता है कि हाँ भाई इस बंदे ने बहुत मेहनत किया और इस रैंक तक ये पहुँचा है। अगर रैंक वहाँ पे कम है तो लगता है कि ये सभी एक साथ ही हैं, एक तरह के है, जैसे कि कॉल सेंटर्स के अंदर होता है। सो कॉल सेंटर्स के अंदर सभी एक ही फ्लोर पे बैठे हैं, सबके पास एक ही तरह के राइट्स हैं, सब ने कॉल्स क्लोज करनी है, कोल्ड कॉल्स को क्लोज करना है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड जनरेट करनी है। तो सबके अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड एक पावर होती है, सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार होगा। तो वहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लो पावर इंडेक्स होता है। बल्कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जूनियर सॉफ्टवेयर एडिटर्स या जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, है ना, सीनियर एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट। तो ये सब चीज़ें क्या मैटर करती हैं, आपको बताती हैं कि पावर डिस्टेंस इंडेक्स वहाँ पे है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई है दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको नजर आएंगे। द फर्स्ट वन इज कलेक्टिविस्टिक और सेकंड है इंडिविजुअलिस्टिक। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, क्या वो इंडिविजुअलिस्टिक सोचते हैं कि भाई मेरा ही है ना, अगर ये काम कर लिया तो मेरा रैंक अचीव हो जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, या फिर कलेक्टिव सोच रहे हैं, सबके लिए बराबर सोच रहे हैं कि वी एज अ टीम। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा वी होती है कि वी एज अ टीम, वी विल डू एज टीममेट्स, वी आर वर्किंग इन अ टीम, तो वहाँ पे कलेक्टिव सभी एक साथ, सब ज़्यादा लोगों की बात की जाती है, चाहे वो लॉस की हो या फिर किसी प्रॉफिट की बात हो। और ऑन द अदर हैंड साइड तो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर काउंट करता है कि अगर मेरे को ये काम करना है तो भाई हाँ ये सिर्फ मेरा टारगेट है, ये मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं तो वो ये सेकेंड पार्ट आपको मिलेगा। थर्ड आपको मिलेगा मैस्कुलिनिटी। सो मैस्कुलिनिटी के अंदर क्या है, दो कॉन्सेप्ट है, वन इज द मैस्कुलिन, सेकेंड इज द फेमीन। तो मैस्कुलिन का मतलब जहाँ पे हार्ड एंड फास्ट है, जो रूल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, चेंजेस नहीं हो सकती, है ना, हमें वैल्यूज़ चाहिए, जो प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए, एग्जैक्ट जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ है उनको मीट करना है, जो टारगेट्स है उनको स्ट्रिक्टली मीट करना है। या फिर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अंदर फेमीन वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, जैसे कि वो वहाँ पे बात होती है कि हम एज अ ग्रुप काम करेंगे तो हमारी नर्चरिंग अच्छी होनी, हमारी यहाँ पे ट्यूटरिंग अच्छी हो रही है, हमारा करियर के स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, हमारे पर्सनल स्किल्स, हमारे प्रोफेशनल स्किल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह की सोच वाली ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा फेमीन कैटेगरी में लिया जाता है। वेयरएज जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आउटपुट ओरिएंटेड होती है तो जनरली उसको मैस्कुलिन साइड पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे UAI, दिस इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है याद रखने के लिए, अनसर्टेनिटी, दोनों साइड में ही मिलेगा अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का मतलब कहता है जो चीज़ सर्टन ना हो, जो पता ही नहीं हो कि होनी है येस और नो। तो यहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना है, अनसर्टेनिटी होने नहीं देनी, उसको हाईली अवॉइड करना है। जो भी काम होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल एज पर द रूल्स होना चाहिए, जो टाइम फ्रेम के अंदर सेटल किया गया वही होना चाहिए, एंड जैसे डिफाइन किया गया वैसे होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बताते हैं कि आपका काम एज पर रूल्स ही चलेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की ओर चली जाती हैं। बल्कि दूसरी ओर हमारे पास क्या है, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस।
जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या देखा जाता है, ये अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी हो गया चल जाएगा, वी आर नॉट एज स्पेसिफिक कि भाई हमें इतना काम करना ही करना है, ये क्वालिटी पे रीच करना ही करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई है LTO, दिस स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। तो यहाँ से पूरा नेम यहीं से उठा लिया। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस दूर तक सोचती हैं कि अगर एक उनके फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई ने रिक्रूट कर लिया, तो उस एम्प्लॉई को लॉन्ग टर्म विजन दिया जाता है, जैसे कि 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स। तो इतना लॉन्ग टर्म विजन दिया जाता है कि भाई हमारा एम्प्लॉई है, आज रिक्रूट कर लिया, इसको 5 साल के बाद क्या बनाना है, 10 साल के बाद इसको कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे ये कौन से सेक्टर को हैंडल करेगा, या इसकी कौन सी कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। वेयर एज ऑल्टरनेटिवली क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर बस उनको सिर्फ क्विक रिजल्ट्स चाहिए होते हैं कि भाई ये बंदा रिक्रूट कर लिया, 3 महीने में इससे ये काम ले लो, हो गया काम, ठीक है, उसके बाद इसको नया काम देंगे या फिर उसके बाद इसको फायर कर देंगे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है ना। तो और लास्ट में हमारे पास आ गया इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोसाइटी का रोल आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोसाइटी है वो कैसी है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, या फिर वो बोलती है कि नहीं हमें कोई मौज मस्ती नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है और सब चीज़ों से रिस्ट्रेन करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये जो आपका है हॉफस्टीड्स कल्चरल डायमेंशनल फ्रेमवर्क, ये आपको टीच किया जाएगा बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये बेस है ये पता करने का कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा कल्चर है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब बात हो रही है पिलर्स ऑफ डिजिटल कल्चर। तो जहाँ पे वर्ड डिजिटल आ गया तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड काम हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस विद अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल कल्चर यूज डिजिटल टूल्स एंड डेटा पावर्ड इनसाइट्स टू ड्राइव डिसीजंस and customer centricity while innovating and collaborating across the organization। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, इनोवेट, कुछ नया लेके आना है, कोलैबोरेशन, सभी को एक साथ करके चलना है, टीम बना के चलना है, सबकी कैपेबिलिटीज को एक साथ लेके चलना है, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर के लिए जैसे कस्टमर की नीड्स है वैसी चीज़ें बनानी है, ड्राइव डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेनी है, पावर्ड इंसाइट्स, डेटा पावर्ड इंसाइट्स, जो वो भी इंसाइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, वो सारे का सारा काम है जो वो डेटा पावर्ड होना चाहिए, है ना। या ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ अनुमान लगा लिया, यू शुड हैव कंप्लीट डिटेल्स ऑफ, उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करेंगे एंड फिर आप बताएंगे कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। एंड सबसे पहले तो ये चीज़ आई गई थी, डिजिटल टूल्स ऑफ कोर्स ये यूज़ होने चाहिए। तो डिजिटल टूल्स कैसे भी हो सकते हैं, कोई एनालिसिस करने के लिए, कोई रिसर्च के लिए, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन इम्प्लीमेंटेड पर्पसफुली डिजिटल कल्चर कैन ड्राइव सस्टेनेबल एक्शंस एंड क्रिएट वैल्यूज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्सा है, चाहे वो इंटरनल हो, है ना, तो आप इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी जानते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हों। तो डिफरेंस मेजरली यही होता है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, तो बहुत तगड़ा इन्वेस्टर है, उसने कुछ पैसे लगा दिए ऑर्गेनाइजेशन पे, वो बन गया स्टेक होल्डर, या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम नहीं कर रहा। और दूसरी ओर यहाँ पे हमारे पास है इंटरनल, यानी कि अगर एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो इनपुट्स दे रहा है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब हम बात करेंगे पिलर्स की। तो पिलर्स को डिस्कस करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 डिजिटल पिलर्स कौन से हैं। फर्स्ट इज कोलैबोरेटिव, कि ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन विद इकोसिस्टम पार्टनर्स टू को क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो इनोवेशन लेके आनी है, यहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट करना है, एंड करना कैसे, कोलैबोरेशन करनी है। अब चाहे इंडिविजुअल्स की कोलैबोरेशन हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हो। इसके बाद हो गया, नेक्स्ट हो गया डेटा ड्रिवन। तो जैसे हमने बताया था, कोई भी डिसीजन है या कोई भी वैल्यू है, अगर उसको आपने अनलॉक करना है या उसको डिसाइड करना है या उसके ऊपर कुछ भी एनालिसिस करने हैं, तो वो सारी की सारी वैल्यूज कहीं डेटा से ही डिराइव करनी है। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने मार्केट ट्रेंड्स देखिए, एनालिसिस देखिए, मतलब रफली कोई रूल नहीं बनाना, कोई अजम्पशंस नहीं करनी है। तो यहाँ पे सारा कुछ डेटा ड्रिवन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा।
थर्ड, कस्टमर सेंट्रिक। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन तो कामयाब तभी होगी ना जब वो कस्टमर सेंट्रिक होगी। तो कस्टमर सेंट्रिक के अंदर क्या है, यू हैव टू क्रिएट पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर सेंट्रिक तो तभी बनेगी ना, या तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, या फिर कस्टमर को जो वैल्यू चाहिए वो बना रहे हो, या फिर थर्डली इस दोनों चीज़ों को अगर आप मिला देते हो तो आप बोलते हो कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर दिया। कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसने जो भी काम करवाना था करवाया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने एंजॉय किया, उसने बोला कि हाँ भाई वैल्यूज़ मिली है मुझे को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैं ये सारे का सारा काम आगे से भी इनसे करवाऊंगा। सो क्रिएट पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स एंड रिलेशनशिप्स। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया लास्ट में इनोवेटिव। सो इनोवेटिव होना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो कैसे इनोवेटिव होना, अडेप्ट एंड कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव। एक तो अडेप्ट कर लो, नई जो चेंजेस है उसको इमीडिएटली अडेप्ट कर लिया। जैसे कोविड पेंडेमिक के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने देखा कि अब पेंडेमिक आ गया, फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो गई है, तो इमीडिएटली उन्होंने अपनी एप्स बना ली, अपनी वेबसाइट्स डेवलप कर ली, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चले गए। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वो सर्वाइव कर गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑफलाइन में रहीं वो डेड हो गई हैं। एंड कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव। तो कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने आज छोटा सा इंक्रीमेंट किया, आने वाले समय में थोड़ा सा और, फिर और कॉन्टिन्यूअसली आपने इंप्रूवमेंट करते जाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेसेस टेक रिस्क्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स। अब इनोवेशन कैसे होगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। न्यू कॉन्सेप्ट आया उसको अप्लाई करो, उस पर टाइम, एफर्ट, मनी सारा कुछ लगाओ, फिर देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है, येस और नो। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको बेनिफिट हो रहा है, न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, कंपनी का ROI बढ़ रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो यू नो दैट जो आपने नया रिस्क लिया है वो आपका कामयाब एक न्यू इनोवेशन बन गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, बात हो रही है डिजिटल रेडी कल्चर्स की, तो यहाँ की कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे यूज करेंगे। वो की कॉन्सेप्ट ये 3 वर्ड्स के आसपास ही घूम रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है हाउ, फिर है व्हाट एंड थर्ड है व्हाई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ। डिफाइन टारगेट डिजिटल कल्चर। अब कैसे डिफाइन करोगे एक टारगेट डिजिटल कल्चर जो आपने बनाना चाहते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आइडेंटिटी न्यू बिहेवियर्स, ठीक है जी। तो नए बिहेवियर भी होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं अलाउड है। फिर उसके बाद आ गया कम्युनिकेट कल्चरल चेंज। तो जो कल्चर के अंदर चेंज हुआ है, जो ऑलरेडी पुराना कल्चर था उसको छोड़ के अपने नया कल्चर अडेप्ट करना चाहते हैं, तो उस कल्चर के अंदर जो चेंज है। लीडर्स एज रोल मॉडल्स। तो कौन से लीडर्स होंगे जिनको एज रोल मॉडल इंक्लूड किया जाएगा। एंड एंगेज्ड एम्प्लॉयज। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे एंगेज करोगे इस कल्चर के अंदर। नेक्स्ट आ गया व्हाट। तो आपने करना क्या है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन करनी है, ठीक है जी। तो कुछ ओरिएंटेशन तो इंटरनल होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही कर देते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो छोटे एम्प्लॉयज़ की कर देते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर ओरिएंटेड। तो कहीं बाहर से आपने कुछ नॉलेज लेनी है, कुछ वेबिनार्स करने हैं, कुछ एक्सेस करना है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, कस्टमर ओरिएंटेड बनाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को। ऑटोनॉमी, थोड़ा सा ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस भी कर दोगे, ऑटोमेटिक भी बोल सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेटिक कर दोगे ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ जाए। वर्क आइटरेटिवली। आइटरेटिवली मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आप वर्क करोगे। पहले आपने छोटा सा काम उठाया, उसको इम्प्रूव किया, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे और ऐसे ही आपका काम होता जाएगा। टेक रिस्क एंड लर्न क्विक फ्रॉम फेलियर। रिस्क भी लो फटाफट, और जो उनके साथ फटाफट जो फेलियर्स हो रहे हैं वो फेलियर से सीखते जाओ, जो सक्सेस हो गए वो तो आपने ऐड ऑन कर ही लेने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लास्ट में आपने क्या करना है, what you have to do is you have to do collaborations और organizations जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वैसी organizations के साथ आपने करनी है collaboration। और लास्ट जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है why। ये सब आपने क्यों करना है। सो सबसे पहले टू अट्रैक्ट डिजिटल टैलेंट। तो डिजिटल टैलेंट आपने अट्रैक्ट करना है। अब डिजिटल टैलेंट आपके पास 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयज़ हो गए। सो एम्प्लॉयज़ जो डिजिटल
काम करना जानते हैं, डिजिटल टूल्स को यूज़ करना जानते हैं, है ना। सो डिजिटल एम्प्लॉयज़ हो गए, या फिर आपने कुछ टूल्स भी हो गए। कुछ टूल्स होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चेक करती हैं कि पहले आपका काम कुछ हद तक डिजिटल है, अगर है तो ही आप उस टूल को इक्विप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फास्टर एग्जीक्यूशन, ताकि आपकी एग्जीक्यूशन बढ़ जाए, स्पीड अप हो जाए, है ना। अगर आप कोई काम पहले 1 घंटे में करते थे, तो अब वो काम थोड़ा सा स्पीड अप होके मान के चलो 35 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपने टाइम अर्न किया, यू हैव अर्न मनी एंड रेपुटेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंप्रूव करेगी। लोअर रिस्क ऑफ फेलियर, अब सारे फेलियर्स आपने यहीं पे ख़त्म कर देने हैं, है ना। जो एक काम किया, अगर तो पास हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो दूसरा किया, अगर नहीं पास हुआ फेलियर हो गया, इसको इम्प्रूव किया, 2.1 बनाया इसको, है ना। इसको अगर चेक किया, नहीं फेलियर हुआ, फिर से 2.2 करो, नहीं पास हुआ 2.3, ये पास हो गया ठीक है, फिर उसके बाद 3 करो, 3 पास हो गया वेल एंड गुड, 4 पास हो गया वेल एंड गुड। ऐसे आपने यहीं पे जितने फेलियर्स थे ये सारे यहीं पे कट कर दिए। तो यहीं पे कट करने से क्या होगा, लोअर रिस्क ऑफ फेलियर, यहाँ पे आप फेल नहीं हो पाओगे, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी फेल होने की। तो इस तरह से आपका डिजिटल कल्चर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड के अंदर हॉफस्टीड्स कल्चरल डायमेंशंस इन डिजिटल कल्चर। अब कौन सी कल्चरल डायमेंशंस है, ये जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। सो सबसे पहले था PDI, पावर डिस्टेंस, फिर आ गया इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, फिर आ गया मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिज्म, एंड फिर उसके बाद आ गया अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, फिर आ गया इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे आपने क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी डिजिटल कल्चर के ऊपर। सो अब सबसे पहले आपने देख लिया पावर डिस्टेंस इंडेक्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एन इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इज नीडेड। तो एक इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस आपको यहाँ पे चाहिए। यूज फ्रेमवर्क सच एज एजाइल एंड लीन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लीन और एजाइल वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो आप इससे क्या होगा, टू फ्लैट स्ट्रक्चर इन टीम्स और बडी अप टीम मेंबर्स टू अलाउ क्लोजर सोशल कॉन्टैक्ट। तो लोगों के अंदर जो टीम मेंबर्स है उसके अंदर इंटरेक्शन आपने बढ़ा देनी है। सोशल नेटवर्क्स यानी कि यैमर, सोशल कास्ट, स्लैक, ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है। सो किसी के लिए सपोर्ट करना आपने डेमोक्रेटाइजेशन का। तो यहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। सो कम्युनिकेशन शुड बी प्रोवाइड बोथ एन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक रीजन वाइल आस्किंग फ्रॉम एक्शंस। तो जो भी आपने एक्शन करना है तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसका रिजल्ट इंडिविजुअलिस्टिक है, या इसकी अप्रोच इंडिविजुअलिस्टिक है, इसकी अप्रोच कलेक्टिव है। तो उसके बाद वी नीड फेस टू फेस एंड वर्बल कम्युनिकेशंस दैट आर द की इन द डिमेंशन, है ना। उसके बाद ये इन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, इसको आपने कैसे करना है, प्रोवाइड ए क्लियर डायरेक्शन हाउएवर लीविंग स्पेस फॉर बोथ हैंड्स, दिस डिमेंशन हैज़ टू टेक इट्स बेस्ट फिट देयर कल्चर्स। मतलब दोनों चीज़ों को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि कोई भी पर्सन है वो अगर मैस्कुलिन साइड पे जाना चाहता है वेल एंड गुड, अगर वो फेमिनिस्टिक साइड पे जाना चाहता है वेल एंड गुड, बिकॉज उस एम्प्लॉय को अपनी कैपेबिलिटीज़ पता है। और अगर वो पहले से ही अपनी कैटेगरी की ओर मूव कर जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम और हर टू एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये सारी चीज़ें भी ऑल टुगेदर हमें पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की। तो अनसर्टेनिटी आपने अवॉइड करनी है। कम्युनिकेशन नीड्स टू इंश्योर इट टचेज ऑन बोथ द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। तो मन और दिल दोनों को छू लेने वाली आपने कम्युनिकेशन करनी है। विजुअल फिजिकल कम्युनिकेशन, हाई अनसर्टेन अवॉइडेंस कल्चर टू अलाउ देम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जब कम्युनिकेशन क्लियर होगा तो अनसर्टेनिटी है जो वो ऑटोमेटिकली लो होता जाएगा। सो वर्चुअल collaborations to be moderated as processing information is key and information has to be presented information in multiple ways to ensure engagement। तो जब इंफॉर्मेशन है जो भी है वो वर्चुअल collaborations के अंदर होती है तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल्ड वे के अंदर डिस्कस हो जाती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करती है, एंगेजमेंट को बढ़ा देती है। तो इसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो है वो अवॉइड होगी, वो कम से कम हो जाएगी। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। Effective communication has to have the right blend of data and facts।
तो डेटा और फैक्ट्स दोनों सही मात्रा के अंदर अवेलेबल होने चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। एनालिटिकल टूल्स आपने यूज़ करने हैं। चेक करना क्या है, एक्टिविटी एट द बिगिनिंग ऑफ द कोलैबोरेशन सेशन सो द पीपल कैन अलाइन ऑन कॉमन ग्राउंड्स बिफोर द एक्टिविटीज़। तो अलाइन हो सके कि भाई हमें शॉर्ट टर्म में जाना है, लॉन्ग टर्म में जाना है। ईच टीम मेंबर इंक्लूडिंग द मैनेजर हैज़ टू बी ऑलवेज अवेलेबल असेसिबल टू द रेस्ट ऑफ द टीम। तो यहाँ से क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लास्टली हमारे पास है इंटेलिजेंस एंड रिस्ट्रेंट, एक्नॉलेजमेंट of both opportunities and constraints included in communication. Employees have to choose the type of the collaboration they prefer. तो कौन सी collaboration उनको पसंद है, क्या वो restrain करना चाहते हैं या फिर वो indulge होके fun filled environment के अंदर रहना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप इंस्टेंट मैसेजिंग एंड सोशल टूल्स आर मस्ट फॉर दिस कोलैबोरेशन। डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो एम्प्लॉयज़ ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, उनको एक अलग से ही सोशल मीडिया या फिर कुछ कोलैबोरेशन टूल चाहिए होगा जहाँ पे वो अपने व्यूज़ को शेयर कर सके। तो ये सारा था कॉन्सेप्ट हॉफस्टेड के कल्चरल डायमेंशन को यूज़ करना जब हमने डिजिटल कल्चर क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड के अंदर क्या है। सो दिस इज़ लीडिंग डिजिटल कल्चर्स। तो इसके अंदर आपने देख रहे हैं, तो हु कैन लीड द डिजिटल कल्चर एंड हाउ। तो अब बात आ गई, डिजिटल कल्चर क्रिएट तो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर उसको लीड कौन करेगा, यानी कि लीडर कौन बनेगा। तो दो तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल लीडर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल लीडर्स। फॉर्मल लीडर्स कौन है, पर्सन्स ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज लीडर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर नया कल्चर बन रहा है, तो उन्होंने बोल दिया भाई नया लीडर सिलेक्ट करो। सबने वोटिंग की, 1% था, 1 2 3, सबने वोटिंग की, 2 को सबसे ज़्यादा वोट हुई, ये सिलेक्ट हो गया। सो दिस इज द वे टू सिलेक्ट अ फॉर्मल लीडर। अब इनफॉर्मल लीडर क्या होता है, पर्सन नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड एज लीडर्स बट अदर्स लुक टू देम फॉर मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। अब बंदे तो बहुत हैं पर सबके अंदर कोई कैपेबिलिटी कम है, किसी को कुछ लग रहा है, पर एक बंदा उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, लीडर की तरह उसको सब लोग मानते हैं, पर ये बंदा इतना ओपन नहीं था, इसने यहाँ पे मतलब फॉर्मल लीडर की कैटेगरी में नहीं आया, ये बोला कि मैं लीडर नहीं बनूंगा बट आई कैन गिव माई व्यूज। तो एक ऐसा लीडर होता है जो इनफॉर्मल है, भले उसको डेजिग्नेशन नहीं मिला पर उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सारी की सारी वो जो बातें करता है वो बाकी सबको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द लीडर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं रोल ऑफ फॉर्मल लीडर्स। अब जो पहली कैटेगरी थी फॉर्मल लीडर, उनका रोल क्या है। तो सबसे पहले क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, ताकि सबको ये लगे कि जो काम है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है, किसी के साथ कोई धक्का नहीं हो रहा, किसी को कोई ज़्यादा काम नहीं है, कम नहीं है, सबको अकॉर्डिंगली पे किया जा रहा है, सबका वर्कलोड सेम है। डेलिब्रेट एंगेजमेंट, सेंड क्लियर मैसेज ऑफ न्यू वैल्यूज़। सो एंगेजमेंट बढ़ाना भी उसी का ही काम है। उसके बाद लेवरेज ऑन इन्फ्लुएंसर्स। सो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ऐड ऑन करना है, उनके बेनिफिट्स को इंक्लूड करना है। अपस्किल इंटरपर्सनल स्किल्स, सो कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, उनके पर्सनल स्किल्स हो गए उनको इंप्रूव करना, ये किसका काम है, अगेन ये लीडर का काम है, यानी कि फॉर्मल लीडर का काम है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, सेटअप न्यू डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स। तो जैसे ब्रेक से लॉस या फिर स्पीड अप, ऐसे तरह इस तरह के कुछ जो नए डिजिटल ऑपरेशन मॉडल्स हैं उनको सेटअप भी तो करना है। तो नया फॉर्मल लीडर हमने बनाया क्यों है, ताकि ये एक डिजिटल कल्चर को इस्टेब्लिश कर सके। और ये कैसे करेगा, सारे काम तो इसने करने ही हैं, ये सारे काम तो करने ही करने हैं, एंड में इसने न्यू डिजिटल ऑपरेटिंग मॉडल्स भी सेटअप करने हैं ताकि उनके अंदर लोग इंडल्ज हो सके। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर देख रहे हैं हम आइडेंटिफाई एंड एंगेज इनफॉर्मल लीडर्स। अब फॉर्मल लीडर्स ने तो आना ही आना, उनको तो ड्यूटी दे दी है, डेजिग्नेशन भी दे दिया, ड्यूटी भी दे दिया कि आपने इसके अंदर इंक्लूड होकर सारा काम करना है। रही बात इनफॉर्मल लीडर्स की, तो यहाँ पे इनफॉर्मल लीडर्स को भी कुछ काम दिया जाता है ना। तो जैसे कि उनको बोल देता है कि भाई आप कुछ ऐसा करो कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर दो सबके लिए, आप नेटवर्किंग करने में हेल्प कर दो, आप अर्ली अडॉप्टर बन जाओ। अगर एक न्यू टेक्निक है, टी लॉन्च कर दी, उसको सब सोचेंगे कि यार करें या ना करें। सो वो बोलते हैं कि आप क्या करो, यहाँ पे इनफॉर्मल लीडर है जो उसको बोल दिया कि भाई आपने ना इमीडिएटली इस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेना है। सो होगा क्या, जैसे ये टेक्निक को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारे जो लोग हैं
वो मोटिवेट हो जाएंगे और बोलेंगे भाई हमारे इनफॉर्मल लीडर ने भी कर लिया तो डेफिनेटली इसमें कुछ अच्छा ही है, हम भी कर लेंगे। प्राइड बिल्डर्स, वो प्राइड बनाते हैं कि भाई यार जो काम कर रहे हैं हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़रूरत है और मैं कोई फ्री नहीं हूँ या फिर मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, देखो मैं इनफॉर्मल लीडर हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने ये कर दिया। सो दिस इज़ द वे दे मेक प्राइड। तो करना क्या है उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, लुक आउटसाइड द स्टार परफॉर्मर्स पूल। तो जो स्टार परफॉर्मर्स हैं उनका जो ग्रुप है उनके अलावा भी जो विजन दिया जाता है वो इनफॉर्मल लीडर्स के द्वारा दिया जाता है। फ्रीडम टू टेल देयर ऑन स्टोरी, तो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं कि भाई मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, मेरे कोई प्रेशर नहीं ना होता, इनफॉर्मल लीडर है, कोई ड्यूटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी को कोई जवाबदेही नहीं है उसकी। नो फॉर्मल प्रोसेस, अगेन यही चीज़ जो मैं बता रहा था, कोई फॉर्मल प्रोसेस ही नहीं है उनको, जैसे मर्जी बता दें लोगों को, किसी को फ्रेंड बना के बता दिया, किसी को कैसे बता दिया। लास्ट में शॉर्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत शॉर्ट टाइम होती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटी से तो ये पहले ही घबराते हैं इनफॉर्मल लीडर्स, तो इनको ये होता है कि भाई हमारा थोड़ा सा काम हो, हम थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, उसके बाद बंदा करे ना करे। तो वही इनका बताया जाता है कि भाई अपनी शॉर्ट टर्म इन्वॉल्वमेंट रखो, ज़्यादा आपके अंदर सिस्टम के अंदर आना ही नहीं है। सो नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 1 आ गई आपकी, लीडर्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट डीबीएस। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, केस स्टडी आपको करवाई जाएगी, हाउ लीडर्स एट डीबीएस क्रिएटेड अ डिजिटल रेडी कल्चर। सो डीबीएस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये बैंक है एक, ठीक है। तो इस बैंक के अंदर कैसे डिजिटल रेडी कल्चर बनाया गया वो एक केस स्टडी के थ्रू आपको समझाया जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, आपको टीचर बताएंगे कि अपना जो डीबीएस केस स्टडी है उसको ओपन कर दो एंड उसके अंदर एक आर्टिकल मिलेगा आपको, हाउ डीबीएस बैंक बिल्ट अ डिजिटल रेडी कल्चर, फ्रॉम पेज 63 से लेके 65, 2 पेजेस का, इसको आपने रीड करना है एंड इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने आंसर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लीडर्स डू टू आइडेंटिफाई द टारगेट डिजिटल कल्चर एंड रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर द डीबीएस। अब यहाँ पे आप दोनों मेंशन कर सकते हो, इनफॉर्मल लीडर्स ने क्या किया, फॉर्मल लीडर्स ने क्या किया। नेक्स्ट, हाउ डिड लीडर्स डेवलप अ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। कस्टमर सेंट्रिक कल्चर कैसे बनाया, उन्होंने देखा बैंक के अंदर कौन कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, जैसे वो बोलते हैं मेरा टाइम कम लगे, कोई बोलता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, है ना, किसी कस्टमर्स को कोई चीज़ चाहिए, वो बोलता है मेरी फॉर्मेलिटीज़ बाद में कर देना, या कोई बोलता है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए।